जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपकी इस चैनल जेके एग्जाम्स में। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा लेक्चर 10th लेक्चर है। हमने अभी तक पूरी तरीके से इसमें कंप्लीट किया कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद हमने साइलेंट फीचर्स, फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट सोर्सेज पर डिस्कस किया और इसके अलावा हमने प्रेम्बल और उस डायग्राम के जरिए सिखाया था कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स है और हमें कौन कौन से पार्ट्स उसमें पढ़ने हैं। अब अगर हमारे सिलेबस को कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, हम कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो आपके सिलेबस के बाहर होगा। हम थोड़ा टाइम लगेगा हमें, क्योंकि हम थोड़ा सा डीप जा रहे हैं, बट पर्टिकुलरली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम होगा जिसमें ये वाला पोर्शन होगा ना, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके वाला, हम कोई भी मतलब पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, ये पूरी तरीके से करके ही जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे कि जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर की बात अगर करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है आज के वीडियो में, वो है फंडामेंटल राइट्स। ये है जो मैंने सिखाया था उस दिन कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन की ये मान लो बुक होती है। ठीक है, पूरी तरीके से अब उसमें पार्ट्स होते हैं। पहले वाले पार्ट को प्रेम्बल कहते हैं, फिर उसके बाद पार्ट 1 आता है, उसमें डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं, फिर शेड्यूल्स होते हैं। ठीक है, वो चीज़ आई होप कि आपको वो डायग्राम पूरी तरीके से मतलब जहन में होगी। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले वो वाली लिंक खोल लीजिए, वो वाला वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद ये चीज़ आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें पॉइंट्स रिलेटेड है। मैंने थोड़ा सा डीप पढ़ाने की कोशिश इसलिए की ताकि आपको हर कोई चीज़ आसानी से समझ आ जाए। अब अगर इसी तरीके से देखेंगे तो मैंने बोला था कि इसमें पार्ट्स होते हैं, और अगर पार्ट 3 की बात करेंगे, जो हमारा पार्ट 3 है किसका, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वही हमारे फंडामेंटल राइट्स को कंटेन करता है। ठीक है, उसी में हमारे फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं। अब ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये किन किन आर्टिकल्स में लिखे गए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं। आप ये चीज़ किस तरीके से याद रख सकते हो, 12 या 36 याद रख सकते हो ना। ठीक है, तो आप इसमें से एक घटा दीजिए याद रखने के लिए। एक मतलब एक तुक्का होता है जिससे मतलब आपको याद रहता है 36 - 1 = 35। मतलब 12 से लेकर 35 तक आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं वो रिलेटेड है किसके, फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड। ये तुक्का होता है कि किस तरीके से हम कोई भी चीज़ अगर किसी के सपोर्ट में होती है ना, किसी भी चीज़ के याद रखने के सपोर्ट में होती है, उसे याद रहता है। मैं आपको डिफरेंट तरीके भी बताऊंगा याद रखने के लिए। ये सारी चीज़ें ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस डायरेक्टली बनते हैं। अब बात करते हैं पहले फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहला फंडामेंटल राइट हमारा है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम दूसरा। उसके बाद अगर बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद हमारा जो 6th फंडामेंटल राइट है, 5th फंडामेंटल राइट है जो वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और उसके अलावा हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब अगर बात करेंगे राइट टू प्रॉपर्टी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट कंसिडर किया जाता था। बट आर्टिकल और ये बात किसके अंडर थी, ये बात आर्टिकल 31 के अंडर लिखी गई थी। ठीक है, आर्टिकल 31 के अंडर ये बात लिखी गई थी कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। बट अगर हम बात करेंगे इन द ईयर 1978 में 44th अमेंडमेंट हुई है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको अमेंडमेंट्स पे अलग से वीडियो चाहिए, अलग से सारी अमेंडमेंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हो और आपको चाहिए अलग से वीडियो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। मिनिमम 50 कमेंट्स होने चाहिए इस चीज़ पे कि अमेंडमेंट्स पे अलग से वीडियो बना दो। मैं अमेंडमेंट्स पे अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं हर कोई चीज़ अलग से आपको समझा दूंगा। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे इन द ईयर 1978 44th अमेंडमेंट हुई किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। इट वाज चेंज्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट टू लीगल राइट। तब इस राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बनाया गया। ये चीज कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी अमेंडमेंट के अंडर फंडामेंटल राइट, किसी भी फंडामेंटल राइट को लीगल राइट बनाया गया। तो किसके 44th अमेंडमेंट थी, ईयर था 1976 में, और राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बनाया गया, लीगल राइट, क्योंकि तब तक ये हमारा फंडामेंटल राइट था, फिर उसके बाद इसको बनाया गया लीगल राइट। आई होप कि यू मे बी गेटिंग दिस पॉइंट्स। अब हम काम करेंगे एक एक करके सारे मतलब फंडामेंटल राइट्स को सीखने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स बच गए, पहले तो थे 7, अब हमारे पास 6 पढ़ने हैं। ठीक है, 6 को पूरी तरीके से पढ़ेंगे हर किसी आर्टिकल के साथ, ताकि हमारा एक भी पॉइंट छूटे ना। और मैं लास्ट में आपको हर किसी चीज़ के तुक्के भी बताऊंगा किस तरीके से आप याद रखोगे, जो आपके सपोर्टिव पॉइंट्स रहेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की। राइट टू इक्वालिटी की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हमारा राइट टू इक्वालिटी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 14
14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। अब समझने की कोशिश करेंगे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। जो हमारा आर्टिकल 14 है वो कहता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, हम कानून के बगैर हम सब लोग बराबर है, ठीक है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। और आर्टिकल 15 जो है वो बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हम किसी भी मतलब आदमी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, हमें वो मतलब कानून वो इजाजत नहीं देता है, ठीक है, उसके लिए प्रोहिबिट करता है, ठीक है। अब अगर बात करेंगे आर्टिकल 16 की, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अगर हम किसी भी जगह नौकरी ढूंढने के लिए जाएंगे तो हमें उस वक्त क्या मिलनी चाहिए, इक्वेलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। ये कौन बताता है, हमारा संविधान बताता है, हमारे फंडामेंटल राइट है। और ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल 16 के अंडर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि SC और ST की कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं और इसके अलावा विमेन जो होती है उनको रिजर्वेशन मिलती है। सो सर फिर कहाँ पर रही राइट टू इक्वेलिटी, तो यहाँ पर इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो नहीं रही। देखो अगर इनके लिए ये चीज यहाँ पर बोलता है कि इक्वेलिटी, लेकिन सपोर्टिव आर्टिकल्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इन चीजों को मतलब मान लो मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक एग्जांपल बताऊंगा कि हम किसी भी जगह इंडिया में रह सकते हैं एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्यों, यहाँ पर आर्टिकल 370 था, ठीक है। तो ये वो चीज होता है, ये सपोर्टिव चीज होता है। किस चीज के लिए सपोर्ट होता है, जैसे कि SC और ST की रिजर्वेशन के लिए या वुमेन रिजर्वेशन के लिए जो सपोर्टिव आर्टिकल होता है वो इनके राइट्स को सेफ गार्ड करता है, ठीक है, क्योंकि ये पीड़ित लोग होते हैं, इनको फायदा होना चाहिए। अब अगर बात करेंगे आर्टिकल 17 की, आर्टिकल 17 क्या बोलता है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है और आर्टिकल 14 पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और इनको जबानी रटने की कोशिश कीजिए। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन सा आर्टिकल बताता है, हमारा आर्टिकल 17। और मतलब अगर हम इनडायरेक्टली देखेंगे तो ये भी इक्वालिटी के करीब हमें लाता है, ठीक है। अब अगर बात करेंगे आर्टिकल 18 की, आर्टिकल 18 बोलता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। हमारे कंट्री में किसी को भी कोई भी टाइटल नहीं मिल सकता है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे उसको लोग बताए या कोई भी चीज बताए, ये चीज हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए लागू है। इसके अलावा अगर कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में जॉब कर रहा है तो उसको भी हमारी कंट्री से कोई भी टाइटल नहीं मिल सकता है, ठीक है, और ना ही उस बंदे को अपनी कंट्री उस वक्त टाइटल दे सकती है। तो हमारी कंट्री में कोई भी टाइटल नहीं दिया जा सकता है क्योंकि हम इक्वालिटी पे मतलब डिपेंड करते हैं, हम इक्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, तो सो फॉर दैट रीजन टाइटल्स हमें नहीं चाहिए। अब ये चीजें याद रखने के लिए मैंने एक फार्मूला बताई है और उस फार्मूला को ध्यान से देख लीजिए, इससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। 14, 15, 16, 17, 18, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। अब अगर 14 की बात करेंगे तो लॉ लिखा हुआ था ऊपर, ठीक है, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ। और 15 की बात करेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन था। 16 की बात करेंगे तो अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी। तो 17 की बात करेंगे तो अनटचेबिलिटी थी और 18 की बात करेंगे तो टाइटल्स नहीं दिए जाते थे। अगर अब यहाँ पर लिखेंगे लॉ के बदले L लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेशन के बदले D लिखेंगे, अपॉर्चुनिटी के बदले O लिखेंगे, अनटचेबिलिटी को U लिख लेते, बट अनटचेबिलिटी से मतलब ये पूरा वर्ड याद नहीं रहता हमें, तो T लिख लिया हमने, ठीक है। तो टाइटल्स के बदले भी हमने T लिया। तो अब हम इसके लिए एक आसान फार्मूला बनाई है, लाओ दूध ताजा ताजा, लाओ ला, ठीक है, लाओ ला, ठीक है, दूध से दो वर्ड्स है, DOO भी है इसमें, तो डिस्क्रिमिनेशन और अपॉर्चुनिटी यहाँ से आपका कंसिडर किया जाएगा, ताजा ताजा टाइचेबिलिटी एंड टाइटल्स। आई होप ये छोटी सी फार्मूला रहेगी आपकी सपोर्टिव चीज, जिससे आपको 14 से लेकर 18 तक हर कोई आर्टिकल आसानी से याद रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले हमारे फंडामेंटल राइट की, वो है राइट ऑफ फ्रीडम। देखो हम डीप इसलिए पढ़ा रहे हैं, आपका एक भी चीज नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में, हर कोई पॉइंट यही से होना चाहिए, आपको मतलब एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर लेंगे। इसके अलावा जो भी आपको यहाँ से बता रहे हैं आप ये दोनों चीजें कर लीजिए, हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए, जहाँ से मैं मतलब थोड़ा सा आपको मटीरियल भी प्रोवाइड करता हूँ। तो आप ये दोनों चीजें कर लीजिए, आपको एक्स्ट्रा कहीं से भी करने की जरूरत नहीं है, कोई भी, खाली आप इतना कर लीजिए। अगर आपको कोई भी चीज करना है तो किसी भी बुक से ऑब्जेक्टिव किया करो, बाकी आपको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। वीडियो देखो, एक बार रिवाइज करो, बस आपके लिए बहुत ज्यादा है। अब अगर बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की, राइट टू फ्रीडम की अगर बात करेंगे तो 19 से लेकर 22 तक इसमें आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक इसमें टोटल आर्टिकल है जिनके अंडर हम राइट टू फ्रीडम पाते हैं। अब अगर बात करेंगे आर्टिकल 19 की, पूरी तरीके से हर किसी आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 19 क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली, ठीक है, फॉरम एसोसिएशंस, मूव फ्रीली, सेटल एनीवेयर,
हैव एनी प्रोफेशन। ठीक है, अब इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। प्रेस की स्पीच में मतलब प्रेस की फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, वो किसी भी जगह कोई भी बात लिख सकते हैं या कोई भी लीडर उठ के कोई भी बात कर सकता है। तो वो उसको कौन सा मौलिक अधिकार देता है, वो उसके पास है आर्टिकल 19 के अंडर। अब यहाँ पर बात करते हैं हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो एक्सप्रेशन भी हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी होती है। इसके अलावा हम किसी भी जगह मतलब एक्सप्रेशन तो हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है, बट हम इंडिया के खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, अपनी कंट्री के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, अपनी कंट्री के खिलाफ कोई भी चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है क्योंकि वो अंडर नेशनल सिक्योरिटी कंसिडर की जाती है। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे तो असेंबल पीसफुली, हम किसी भी जगह जमा हो सकते हैं पीसफुली, हम कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, किसी भी जगह हम कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, हम फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी जगह, और सेटल एनीवेयर बिफोर अगर हम देखेंगे अगस्त 5 तो हम किसी भी जगह जा सकते थे, मतलब किसी भी जगह मतलब सेटल हो सकते थे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि यहाँ पर 370 जो था वो यहाँ के लोगों की मतलब जमीन की सेफ गार्ड करता था। यहाँ का डोमिसाइल कुछ अलग था, जो आप मतलब अलग से जानते हो। बट अगर यहाँ पर बात करेंगे आफ्टर पोस्ट 5 अगस्त 2019 ये चीज़ अब नहीं रहा, तो अब हम पूरे इंडिया में कहीं पर भी सेटल हो सकते हैं। हैव एनी प्रोफेशन, हम कोई भी प्रोफेशन ले सकते हैं। अब अगर आर्टिकल 20 को समझने की कोशिश करते हैं, आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, चाहे हम अगर मतलब जुर्मवार भी क्यों ना हो। नो एक्स पोस्ट फैक्टो, अब इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ये नो एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है और ये इस चीज़ के अंडर आता है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो ये होता है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो ये चीज़ होता है, मान लो 24 तारीख को मैंने कोई जुर्म किया, अगर उस दिन उस जुर्म का सज़ा 1 साल था। ठीक है, 24 तारीख को मैं 24 तारीख 2019 को मैं कोई भी जुर्म करता हूँ, उस दिन इस जुर्म का सज़ा 1 साल था। अब इसी साल मतलब 24 अगस्त को मैंने किया था, अब 24 दिसंबर को क्या होता है काम, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आ जाती है। ठीक है, जब अमेंडमेंट हो जाती है तो यहाँ पर क्या बोलता है, उसी जुर्म के लिए 5 साल का सज़ा रखा जाएगा। ठीक है, अब मेरा केस अभी अदालत में पूरी तरीके से नहीं सुना गया, अब मेरा केस जब अदालत में सुना जाएगा और मुझे गिल्टी पाया जाएगा, अब मतलब मान लो जनवरी में मेरा केस सुना गया, जनवरी 2020 में। ठीक है, अब किसी भी दिन सुना गया तो उस वक्त क्या मुझे 5 सालों का सजा मिलेगा या मुझे 1 साल का सजा मिलेगा। मतलब नो एक्स पोस्ट फैक्टो मीन्स मुझे 1 ही साल का सजा मिलेगा, क्योंकि मैंने जिस दिन गुनाह किया था उस दिन उस गुनाह का सजा 1 साल था। सो फॉर दैट रीजन अगर पीरियड बदल जाएगा या कहीं भी कुछ भी हो जाएगा, सजा वही रहेगा जिस दिन आपने वो गलती की है। ठीक है, तो ये होता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो। मान लो अगर 5 साल के बाद ये हो जाता तो मतलब बंदे का मतलब मुझे 5 साल का फिर सजा मिल जाता, दैट मीन्स दैट वाज टोटली इनजस्टिस फॉर मी, क्योंकि मैं अगर मुझे पता ये भी होता कि मुझे 5 साल का सजा मिलने वाला है तो शायद मैं वो गलती करता भी नहीं। तो ये चीज़ हमारे संविधान के अंदर हमें प्रोटेक्ट करता है, किसके, ऑफेंस के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पर होता है नो डबल जियो पार्टी। अब इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ, नो डबल जियो पार्टी क्या होता है। मान लो मैं ए हूँ और ये बी है, अब मान लो मैंने कोई गलती की है, ठीक है, मैंने कोई ऑफेंस किया है और बी क्या बोलेगा, बी गया जज के पास, बोला कि इसने कोई गलती की। अब जज क्या करेगा, मुझे सजा देगा, ऑब्वियसली मुझे कोई भी मतलब उसके लिए मतलब कोई भी सजा मिल जाएगा। अब सी कोई बंदा ये है, ये आएगा फिर से 1-2 साल के बाद बोलेगा कि इसने ये वही गलती की थी, तो क्या मुझे फिर से उसी गलती के लिए फिर से सजा मिलेगी, नहीं मिलेगी। मतलब एक गलती के लिए एक ही बार सजा आएगा मिलेगा, फिर डी आएगा 2-3 महीने के बाद फिर वो सजा दिलवाएगा, मतलब फिर तो बंदा ऐसे करते करते मर ही जाएगा। मतलब हमारे कंट्री में हमारा संविधान क्या कहता है कि नो डबल जियो पार्टी, मतलब एक गलती के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी। अब अगर बात करेंगे इसके अलावा नो सेल्फ इन डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, सॉरी मैंने इनडिस्क्रिमिनेशन बोला था, इनक्रिमिनेशन है। नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन ये होता है कि अब अगर अदालत कोई भी मतलब व्यक्ति है, मतलब इसको पुलिस उठा के ले गई है, इसने कोई भी गलती की है या नहीं भी की है, अब पुलिस उसको उठा के ले गई है, पुलिस उसके साथ मार पीट करेगी या उसको जबरदस्ती कोई भी बयान देने पर, कोई भी जवाब देने पर मजबूर करेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे संविधान के अंदर अपनी पर्सनल जो पर्सनल बयान होता है वो नहीं चलता है,
है, क्योंकि अगर वो किसी भी जबरदस्ती के सूरत में बुलवाया गया हो तो सो फॉर दैट रीजन पुलिस को कोई भी हक नहीं बनता है कि आप किसी भी बंदे को मारो पीटो, उससे कोई भी चीज कहलवाओ। ठीक है, ये चीज हमारे संविधान के अंदर राइट टू फ्रीडम के अंडर आता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये चीज जो है ये आर्टिकल 21 में आपको अलग से समझाऊंगा, फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इन दोनों चीजों को अगर हम क्लियरली मतलब कीन इंटरेस्ट के साथ देखेंगे, ये है असल में प्रोटेक्शन ऑफ क्वालिटी लाइफ। क्वालिटी लाइफ के अंडर लगभग 12 से 15 चीजें आती है जो हमें अलग से पढ़नी है, और वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और उसके अलावा पर्सनल लिबर्टी भी हमें आर्टिकल 21 के अंडर मिलती है। अब अगर बात करेंगे आर्टिकल 22 की, आर्टिकल 22 हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब अगर इसकी बात करेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की, मतलब आर्टिकल 22 हमें ये हक देता है कि हम अरेस्ट होने से या हमें डिटेन होने से बच सकते हैं। मतलब पूरी तरीके से मैं आपको इस चीज को दो तरीके से समझा सकता हूँ। मान लो आप अरेस्ट हो गए, ठीक है, उसके बाद आपको 24 घंटों के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। ठीक है, किसी भी हालत में आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटों के अंदर अंदर पेश किया जाना चाहिए। अब अगर बात करेंगे हमारे स्टेट की, यहां पर है आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। या आपने सुना होगा, हर किसी ने सुना होगा आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के अंडर क्या होता है कि अगर पुलिस या आर्मी किसी भी व्यक्ति को, आर्मर्ड फोर्सेस किसी भी व्यक्ति को शक के बुनियाद पर अरेस्ट कर लेगी, 2 साल तक वो विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल उसको कस्टडी में रख सकती है, उसे पूछताछ कर सकती है। दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग ऑफ अफसफा इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब अगर बात करेंगे यहाँ पर आर्टिकल 22 की, आर्टिकल 22 क्या कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति मतलब अरेस्ट होता है, डिटेन होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। अब कभी कभी हमारे पास क्या आता है, इसमें आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है? ये स्पेशल टाइप ऑफ डिटेंशन होती है। मान लो कोई भी फॉरेन टेररिस्ट है या अजमल आमिर कसाब जैसा टेररिस्ट पकड़ा गया, उसको मतलब कल एक दिन पकड़ेंगे, दूसरे दिन जज के पास ले जाएंगे विदाउट कलेक्टिंग द जिसको हम बोलते हैं सबूत वगैरह कलेक्ट करते हुए, तो वो अगले दिन छूट जाएगा क्योंकि उसके खिलाफ पूरी तरीके से न्याय नहीं मिलेगा। तो उससे क्या होता है कि उनको, उन जैसे व्यक्तियों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर 3 महीने तक डिटेन किया जाता है। ठीक है, 3 महीने तक उनको कस्टडी में रखा जाता है, 3 महीने तक उनका पूछताछ किया जाता है, उनके पास से जो पूरी इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट की जाती है, उसके बाद उनके साथ कोर्ट ट्रायल होती है। आई होप यू मे हैव गॉट दिस आर्टिकल 22। और इसके अलावा मैंने आर्टिकल 21 को बताया था कि मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा, आर्टिकल 21 को मैं पूरी तरीके से समझाऊंगा, बट हमारे पास है आर्टिकल 21A भी। ठीक है, आर्टिकल 21A क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन। ठीक है, आर्टिकल 21 हमें क्या देता है? राइट टू एजुकेशन। और ये चीज हमें कब मिला? 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ना है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट कीजिए, मैं उस पर अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब अगर बात करेंगे ये 86th अमेंडमेंट क्या थी और राइट टू एजुकेशन क्या है, हमारे कंट्री में 6 से 14 साल तक जितने भी बच्चे चाहे मेल है फीमेल है, उनको गवर्नमेंट फ्री ऑफ एनी कास्ट एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने उसी दिन मतलब 86th अमेंडमेंट के अंडर इसके साथ एक और चीज ऐड कर दिया, वो कर दिया फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको कंसिडर किया गया 11th फंडामेंटल ड्यूटी। अब इस फंडामेंटल ड्यूटी के अंडर क्या किया गया? पेरेंट्स को हक दिया गया, ड्यूटी दी गई कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशनों में भेजे ताकि वो एजुकेशन हासिल कर सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू मे हैव एंजॉयड these two articles, these two fundamental rights, and next we are going to discuss in coming videos. Thank you.